यानी मैजिस्ट्रेल ट्रायल है, सेशंस ट्रायल है। अच्छा, इसके ऊपर ये भी कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि भाई कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी 3 साल सजा है तो वो मैजिस्ट्रेट चला सकता है, या जिसको जो है वो 3 साल से ज्यादा की सजा है तो वो सेशंस ट्रायल होगा। ये भी कोई यार्ड स्टिक नहीं है। आप देखेंगे कि पीपीसी के अंदर बेतहाशा ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि जिनकी सजा 2 साल 3 साल से कम है, लेकिन वो सेशन ट्रायल है। अच्छा, जिनकी सजा 7 साल से यानी 3 साल से ज्यादा की दिखाई हुई है, लेकिन वो मैजिस्ट्रेट ट्रायल है। तो इस मुगालते में कभी नहीं रहिएगा। हमेशा ये जो सेकंड शेड्यूल सीआरपीसी के साथ सफिक्स हुआ है, इसको हमेशा रेफर किया करें। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो जो है वो आपको याद भी हो जाएंगी वो तमाम प्रोविजंस, जिसमें मैजिस्ट्रेट ट्रायल और सेशन ट्रायल आप लोगों को जो है वो फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये चीजें आपको याद हों, आपने रेफर करते रहना है। अब सेक्शन 500 को अगर आप देखेंगे पीपीसी का, तो वो बेसिकली इज पनिशेबल फॉर ओनली 2 इयर्स। ठीक है, डेफेमेशन का है आई बिलीव वो 2 साल का है, लेकिन दैट इज पनिशेबल, दैट इज ट्राइबल बाय सेशंस कोर्ट। सिमिलरली हमारे पास 392 पीपीसी का एक ऑफेंस है जो कि हमें मिनिमम 3 साल की सजा बताता है, लेकिन मैक्सिमम 7 साल की सजा है उसमें। तो वो भी जो है वो जरूरी नहीं है कि सेशन जज चलाए या सेशंस ट्रायल हो। तो वो को जो है ऑफेंस मजिस्ट्रेट ट्राई करता है, लेकिन फिर क्या होता है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक सेशन जज अपनी विद इन दी प्रेमिसेस एंड विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ लॉ, प्रोसीजरल लॉ सीआरपीसी, अपना एक सर्कुलर निकाल के कि जनाब ये कौन से ऐसे, अच्छा वो जो सर्कुलर होता है वो जरूरी नहीं है, और एंड इट मस्ट बी रादर, it must be in accordance with and it should not be a contrary to the substantive provisions of the CRPC। यानी कि ऐसा जिसमें फॉर सपोज अगर आपका जो 392 पीपीसी है उसकी मिनिमम सजा 3 साल है, तो इसको चूंकि सेशन जज जो है इस चीज को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कह सकता है कि जनाब ये मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा एज एंड वेन मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जनाब नाउ देयर इज सफिशिएंट एविडेंस फॉर कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, तो वो फिर फॉरवर्ड कर देता है अपने सेशन जज को कि जनाब द एविडेंस इन द offense during the trial has come on record which is irrefutable and it is a consonance with the sentencing more than 3 years, which I am not, means magistrate is not empowered to inflict upon the accused, therefore it is forwarded due for the said purpose। तो ये होता है, ये आप जहन में रख लीजिएगा कि मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात यहां पे आके कैसे हैं और सेशन जज के पास कौन से इख्तियारात और कौन से ऑफेंसेस। दूसरी बात यहां पे ये भी जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, तमाम वो ऑफेंसेस जो सेशंस ट्रायल के हैं, डेफिनेटली आप तो नहीं प्रोसीड करोगे, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली मैजिस्ट्रेल ट्रायल हो, सेशंस ट्रायल हो, कुछ भी हो, इस पे जो है वो मुख्तलिफ फॉरेन अगेंस्ट जजमेंट्स आती रही, लेकिन जो मेजॉरिटी लॉ है वो ये है कि सेशंस ट्रायल हो, मैजिस्ट्रेल ट्रायल हो, कोई भी हो, वो उसमें कॉग्निजेंस हमेशा मैजिस्ट्रेट लेगा। जब भी उनके पास फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, जिसको हम जो है वो हमारी प्रैक्टिसिंग लैंग्वेज के अंदर चालान भी कहते हैं, चूंकि लफ्ज चालान सीआरपीसी के अंदर कहीं प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो जो चालान आपके पास सबमिट होता है वो बेसिकली मैजिस्ट्रेट के पास ही होता है, और वो उसको स्क्रूटनी करने के बाद इफ फाइंड्स आउट बाय अप्लाइंग हिज लीगल माइंड के जनाब there is sufficient evidence which is prima facie to be considered for taking cognizance and the evidence produced requires trial, तो वो उस पे cognizance लेने के बाद अगर वो उनका अपना ट्रायल है, अपने से मुराद मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, तो he will keep that particular चालान with him by supplying copies to the accused and proceed with the trial by framing of charge। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं जनाब ये मैजिस्ट्रेल ट्रायल नहीं है, ये सेशंस ट्रायल है एज पर सेकंड शेड्यूल सीआरपीसी, तो वो जो है उस पर्टिकुलर चालान को
सिंपली कॉग्निजेंस लेने के बाद फॉरवर्ड कर देगा टू दी कंसर्न्ड सेशंस जज, और फिर सेशन जज के इख्तियारात हैं कि वो अपने पास रखते हैं या किसी एडिशनल सेशंस जज को या असिस्टेंट सेशंस जज को वो ट्रायल असाइन करते हैं। अब चूंकि हमने सीआरपीसी पढ़ना है और आपने ये देखना है कि हमारा जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें भी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। उस दिन से अपने आप को आपने ये मानना है कि यू आर सर्विंग एज ए मैजिस्ट्रेट। अब जब आप सर्व कर रहे हो एज ए मैजिस्ट्रेट तो आप क्या जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए बुनियादी चीज जो आपको देखनी है वो ये है, सीआरपीसी का जो सेक्शन 154 सीआरपीसी है वो बुनियादी तौर पर ब्रिंग्स दी क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। कैसे? 154 इज बेसिकली pertaining to registration of FIR in cognizable offense। हमारे पास सेक्शन 154 एंड सेक्शन 155 हैं सीआरपीसी के, जहां पे आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थाने पे जाके और असर्ट करते हैं। जैसे ही एफआईआर की जो यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप जाके जो स्टेशन हाउस ऑफिसर को देते हैं तो ही इज empowered to record your statement। he is bound by law to record your statement, record the statement of informant, record the statement of the complainant। जो भी वहां पे जाता है उसके पास देयर इज नो अदर ऑप्शन। जिस तरह हम और आप आज के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्तगी है हमारी, हमारे पास मोबाइल पे प्ले स्टोर है, गूगल स्टोर है, वहां पे जाकर कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं तो पहली पहली जो उसकी गेम की स्टेज होती है या उसकी जो क्या अल्फाज में कहें उसको, वो जो पहली गेम होती है उसकी, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे तभी जा सकेंगे जब आप वो पहली वाली स्टेज क्रॉस करेंगे, यानी कि बाय विनिंग दैट पर्टिकुलर स्टेज। नेक्स्ट उस पे जो उसकी स्टेज होगी वहां पे एक लॉक लगा होता है और उसकी चाबी क्या होती है? उसकी चाबी एग्जैक्टली वही होती है कि आपने पहली वाली जो कैटेगरी है अगर उसको क्रॉस किया तो ही सेकंड में जाएंगे आप। 154 इज लाइक सेम। एसएचओ को सिर्फ और सिर्फ सिंगल, एक होता है ना डुप्लेक्स रूट या जहां से जाना और आना, लेकिन 154 में उसके पास एक ही गली है कि उसके पास इंफॉर्मेशन आई है तो ही हैज टू रिड्यूस इन इनटू राइटिंग। अगरचे राइटिंग में है तो ही हैज टेक इट ऑन रिकॉर्ड। वो उसने 154 में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्फर होता है आपको फ्रॉम दी फैक्ट्स ऑफ सच कंटेंट्स ऑफ दैट एफआईआर, तो वो आपने क्या करना है कि जनाब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे 154 को। कंटेंट को देखने के बाद ही आपका सेकंड स्टेज शुरू होता है और वो क्या होता है, आप ये तायुन करते हो कि जनाब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन को जिसको हम आम जुबान में रिपोर्ट कहते हैं आई एम सॉरी, वो उन्होंने रिकॉर्ड करनी है। अगर नॉन कॉग ऑफेंस है उसके लिए मजिस्ट्रेट से 156 में, सेक्शन 156 में वो परमिशन मांगेगा। और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो दोनों सूरत में वो इनिशिएट करेगा इन्वेस्टिगेशन विद परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 अगर 155 की इंफॉर्मेशन है, और अगर 154 की है तो विदाउट परमिशन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फिर सेकंड शेड्यूल में जाएंगे और वहां पे जो है वो वारंट और विदाउट वारंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, वारंट एंड इशुएंस ऑफ वारंट एंड जो है वो विदाउट वारंट, दे आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। और अगर अब आके 157 को आपने देखना है कि कहीं पे अगर लगता है उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि जनाब मैं इस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता,
तो वो इख्तियार भी आपके पास है। लेकिन वो स्टेज आपके पास ओपन ही उस सूरत में होगी जब पहले आप 154 को रिकॉर्ड कर लेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? अब आपका क्रिमिनल लॉ व्हेन कम्स इनटू द मोशन, इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की इनिशिएट हो जाती है। अब आपके पास जो दूसरी सूरत आती है वो है कि द इन्वेस्टिगेशन शैल बी कमेंस्ड बाय रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, बाय विजिटिंग ऑन द स्पॉट। और अगर स्पॉट पे जाकर आपने एविडेंस कलेक्ट किया है, कोई भी ऑफेंस है उससे रिलेटेड, तो आपको सेक्शन 172 के अंदर तफ्तीशी ऑफिसर को यह इख्तियार है कि वो थाने से जाएगा तो भी लिखेगा, थाने में वापस आएगा तो भी लिखेगा फॉर हिज पर्सनल रिकॉर्ड। और इसको हमने रोजनामचा एंट्री का नाम दिया हुआ है, रोजनामचा रजिस्टर का नाम दिया हुआ है। दैट पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग फॉर हिज पर्सनल रिकॉर्ड फॉर द सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट उसने करना है। दिस इज वाई दी नंबर्स आर असाइंड टू एवरी एफआईआर। वो जो एफआईआर होती है वो 4 पेजेस की होती है, लेकिन उसमें नंबर एक ही होता है। जिस तरह आप लोगों का एक इलेक्शन के अंदर जो है वो एक बैलेट पेपर होता है, तो उसमें एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरीज में होता है। ऐसे ही हर थाने को एफआईआर रजिस्टर जो है वो मिलता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। और वही रजिस्टर उसने एग्जॉस्ट करना होता है। हर एफआईआर रजिस्टर 100 जो है वो सेट्स का होता है, जिसमें हर सेट 4 पेजेस के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है। और वो एक कॉपी पहली पहली आपकी थाने का रिकॉर्ड होता है, फिर एक कॉपी मुद्दई को जाती है, एक कॉपी मैजिस्ट्रेट को जाती है, और एक कॉपी जो है वो एसएसपी कंसर्न को जाती है। तो इस तरह से एक आपकी जो है वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की सैंक्टिटी, और दूसरी किस तरह सैंक्टिटी होती है कि रोजनामचा एंट्री की जो होती है उसमें आपने तरतीब के साथ हर एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है, ताकि आप जो भी अमल करें, अगर आप बैठे हुए हैं थाने पे एज एन एसएचओ, आपका पंखा गिर गया और उससे खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, हालांकि ये पंखा भी तो वहीं की प्रॉपर्टी है, इवन दैट इज टू बी रिकॉर्डेड सो एज टू मेंटेन दी sanctity of and the spirit of the पुलिस स्टेशन, कि इस वहां पे काम किस तरह होता है, और वहीं से वो चीजें जो है वो अक्स की जाती हैं। तो दिस इज दी प्रॉपर तरीकेकार जो है इसका, वो यही है कि आपने जैसे ही एफआईआर दाखिल की और उसके बाद हर एंट्री और डिपार्चर आपने रिकॉर्ड करना है, और फिर वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 167 जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने आपने पेश करनी होती है। ठीक है जी, 154 में आपकी एफआईआर दाखिल हो गई, इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। अगर आपके पास एविडेंस, देखिए वील बी स्पीकिंग एंड डिस्कसिंग द थिंग्स आइडियली। लॉ क्या कहता है, हम ग्राउंड रियलिटीज पे जाकर अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर जो लॉ के साथ हो रहा है, जो हमारी कोर्ट्स में बेतहाशा चीजें प्रैक्टिस में जो है वो, हम तो वैसे भी अगर देखें तो हम तो मुसलमान हैं। कुरान और सुन्नत के हवाले से भी हमें कहा जाता है कि जनाब कुरान और सुन्नत में जो चीजें दी गई हैं सिर्फ उन्हीं में अमल पैरा होना है, उससे बढ़कर अगर कोई तीसरी चीज लाई जाए तो उसको बिद्दत कहा जाता है। हमारे यहाँ लॉ में भी जो है वो बहुत ज्यादा बिद्दत है। प्रैक्टिस में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोवाइडेड हैं लेकिन उनको इन्वोक नहीं किया जाता, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोवाइडेड ही नहीं है, प्रैक्टिस में लाई जाती हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो मैं एक चीज आपको यह भी बताता चलूं यहां पे कि जैसे ही आपके पास एविडेंस किसी भी अक्यूज के खिलाफ आएगा, सिर्फ उस सूरत में आप अरेस्ट करेंगे कि सफिशिएंट एविडेंस आ गया। सफिशिएंट एविडेंस आने के बाद, सफिशिएंट एविडेंस से मुराद क्या है, कनेक्टिंग द अक्यूज कंसर्न, जिसके खिलाफ वो एलिगेशन है। ठीक है, इस सूरत में आप उसको अरेस्ट करेंगे सो दैट ही शुड नॉट बी अलाउड टू टेम्पर विद द एविडेंस, so that he should not abscond away, so that he could be an assistance towards finding out the proper evidence। वरना याद रखें, आप मैजिस्ट्रेट हैं, आप कस्टोडियन हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारा एक्चुअल पोजेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा फिजिकल पोजेशन। बेशक आईओ जो है एफआईआर दाखिल वहां करता है, लेकिन ही इज इन योर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन,
ही इज योर अंडर योर अथॉरिटी, वो बंदा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ही इज बाउंड इन बाय लॉ टू रिपोर्ट यू एवरीथिंग। अगर उसने एफआईआर दाखिल की है, ही इज बाउंड इन बाय लॉ to produce a copy of that FIR within 24 hours to the concerned magistrate। करना है उसने। एंड नेशनल जुडिशियल पॉलिसी 2009 के अंदर तो डायरेक्शंस आई थी तमाम मजिस्ट्रेट साहिबान को कि आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उस रजिस्टर के अंदर एफआईआर वहां दाखिल होती है, कॉपी आपके पास दूसरे दिन पहुंच जाए। अगर एफआईआर नंबर 10 दाखिल हुई, आपके पास पहुंच गई, दूसरे दिन एफआईआर नंबर 11 दाखिल होती है, आपके पास नहीं पहुंचती, और तीसरे दिन एफआईआर नंबर 12 आपके पास पहुंचती है, यू आर सपोज टू कॉल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम कंसर्न एसएचओ एज टू वेदर व्हाई द एफआईआर नंबर 11 हैज नॉट बीन फर्निश्ड टू द अंडरसाइंड। 10 आ गई, 12 आ गई, वेयर इज द 11? इस तरह से आप उनको सुपरवाइज करते हो, करोगे आप इंशाल्लाह। इस तरह से आपने उनको जो है वो कंट्रोल में रखना है। इसी तरह से जो है वो एंट्रीज भी जो है वो आपको कॉल, जब आप कॉल करेंगे तो वो आपके पास पेश होंगी। 160। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ही एफआईआर दाखिल हो गई, अब अरेस्ट हो गया बंदा, नाउ दी आईओ इज सपोज टू कंक्लूड दी इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स। और आर्टिकल 10 of the Constitution of Pakistan provides, I believe, if I am not incorrect, correct me if I am making a mistake. आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सेक्शन 61 ऑफ द सीआरपीसी कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, रूल 25.56 ऑफ द पुलिस रूल्स 1934 कहता है कि अगर 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, मीनिंग देयर बाय the investigation is to be completed within 24 hours. The first and initial concept is the investigation is to be completed within 24 hours. In case the investigation could not be completed within 24 hours, in such a situation, the IO shall file application under section 167 CRPC for seeking remand। आपके पास क्यों आ रहा है रिमांड के लिए? बिकॉज ही नोज दैट ऑल्दो ही हैज अरेस्टेड द पर्सन, बट ही इज कंस्ट्रक्टिवली इन योर पोजीशन, इन द पोजीशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ही इज इन जुडिशियल कस्टडी, ऑल्दो ही मे बी फिजिकली विद द पुलिस, but he is constructively with the position of the judicial magistrate। Therefore you should be having that particular proactive approach, that although he is keeping the custody of that person, but he shouldn't be even touching that custody unless you allow him। Law provides 24 hours time to keep in the custody, and within 24 hours, and it is within 24 hours, he is to be produced before the magistrate। Now, if he produces him within 24 hours, then in such a situation, he is supposed to file 167, giving reasons therein. Besides what? Besides what? Besides, he is supposed to submit the report under section 25.56 of Police Rules 1934। अगर आपके पास पुलिस रूल्स पढ़ा हुआ है हमी साहब, अगर आपके पास पुलिस रूल्स पढ़ा हुआ है तो 25.56 का अगर फॉर्म आप जाके देखेंगे तो इट इज 100% दी चालान। व्हाट? 100% दी चालान, meaning thereby investigation is to be completed within 24 hours। The challan, the interim challan is supposed to be submitted within 24 hours, and only thereafter he will justify और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो जस्टिफाई कर सकेगा, साथ में आपको वो प्रोड्यूस करेगा 172 की तमाम डायरीज। ये देखें, ये है आपका 25.56 का रूल, और मैं अब इसका निकालता हूं आपके सामने अपेंडिक्स 25.56। ये देखें जनाब, दिस इज वही कॉलम है
नंबर 1 2 से 7 तक नेम, ऊपर क्या लिखा है, चार्जशीट और चार्जशीट नंबर, पुलिस स्टेशन, एवरीथिंग इज देयर। अब मैं पढ़ूंगा 25.56 आपके सामने। ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि इंशाल्लाह कल आपने मजिस्ट्रेट बनना है और इन्हीं चीजों को एज पर लॉ लेके जाना है। लॉ के अंदर बिद्दत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको लैंग्वेज बताता हूं कि रूल 25.56 की लैंग्वेज क्या है। प्रोसीजर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। क्या? प्रोसीजर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड in 24 hours, when an investigating officer requires authority to detain an accused person in police custody beyond the limits prescribed in section 61 of the criminal procedure code। 61 क्या है? 24 आवर्स। अगर उससे ज्यादा क्या करेगा? he shall make an application therefore in accordance with the provisions of section 167 of the said code in form 25.56। आपकी जो 167 की एप्लीकेशन है वो किस फॉर्म में होगी? 25.56 में। to which he shall attach the case diaries or copies thereof। now इसका मकसद ये हुआ कि एक्चुअली अगर आपसे सवाल किया जाए कि इन्वेस्टिगेशन बुनियादी तौर पर कितने टाइम में पूरी होनी चाहिए? 24 आवर्स। और उसके बाद आपको अगर आप ये कहा जाए कि भाई 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुई, फिर क्या करेगा वो? कितना रिमांड मांगेगा? कितना रिमांड मांगेगा? कितने दिनों का रिमांड मांगेगा 167 में? नहीं नहीं, वैसे तो मतलब टोटल उसको 14 दिन चाहिए होंगे ना। अब 14 दिन वो हो गए, 24 घंटे पहले हो गए, तो इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज। ये सवाल कभी भी गलती मत कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा आपके पास। अगर आपके पास सवाल आ जाए कि इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंप्लीटेड, नीचे में मिसाल के तौर पर आ जाता है 24 आवर्स, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, आपने क्या करना है? 24 आवर्स। और अगर आ जाए कि इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज, 15 डेज, 17 डेज, क्या कहेंगे आप? 15 डेज। और अगर यह कहा जाए कि जनाब ग्रेस पीरियड टू बी गिवन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर फर्दर पीरियड, तो उसमें अगर आता है कि 17 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो क्या लिखेंगे आप? 17 दिन के अंदर। यानी कि पहला आपका दिन हुआ 24 आवर्स और उसके बाद 14 दिन, कितने हो गए? 15, और अल्टीमेटली 3 दिन और हो गए आपके। यानी कि अब जो काउंट करेंगे आप वो 14 + 3 17 दिन, और अगर एक्चुअली काउंट करेंगे तो टोटल 18 दिन है। ये कैलकुलेशन घर पे बैठ के कीजिएगा आप और फिर अकॉर्डिंगली जाइएगा आप। तो ये इस सवाल पे अगर कोई आती है बात तो इस तरह से होनी है। ठीक हो गया? अब आप ये देखिए कि तफ्तीश शुरू हो गई। तफ्तीश शुरू होने के बाद 161 के बयानात हुए। 162 के अंदर आपने देखा कि लिखा सिर्फ इतना है कि 162 में और कुछ नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा, पीपीसी हो या चाहे सीआरपीसी हो, उसमें कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ नेरेटिव सब जो है वो डेफिनेशन होगी। जिस तरह आपके पीपीसी के जो प्यूनिटिव ऑफेंसेस हैं, जिस तरह 392 है, ठीक है, उसमें रॉबरी का बताया गया। अब आपकी जो चार्ज फ्रेम होगी वो 392 में होगी। लेकिन अगर रॉबरी जहां डिफाइन हुई होती है, जो कि आई बिलीव इज 293, सॉरी 390, अब 390 में कोई चार्ज फ्रेम नहीं होती क्योंकि दैट इज बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज और वो डेफिनेशन सेक्शन होता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं और वो डेफिनेशन क्लॉज होते हैं। सिमिलरली उसके अंदर कोई अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू एक्ट अपॉन इट। अब उसी तरह से सेक्शन 160 जो है उसमें नोटिस जाता है। सेक्शन 161 में जो है वो आप बयान रिकॉर्ड करते हैं, किसका? विटनेस का। पहले तो आपने किया मुद्दई का, जिसने आगे इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, उसने जब आपको इंफॉर्मेशन दी उसका बयान तो आपने 154 में कर लिया। अब उसके जो सपोर्टिंग गवाह होंगे उनको नोटिस निकालेंगे आप 160 के अंदर, और 161 के अंदर क्या होगा? उनके बयानात रिकॉर्ड होंगे
162 कहता है हमारे यहाँ पहले तो कुछ चीजें जो है वो मुगालते का शिकार थी ना, जिस तरह मैं बिद्दत की बात कर रहा हूँ। कुछ अरसा पहले जो है वो आईओ साहिबान कहते जनाब इसकी जो है हमने 162 का बयान लिया है, यानी फर्दर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है। फिर उसमें बेताशा जजमेंट्स आई कि भाई ये 162 क्या होता है। 162 इज बेसिकली काइंड ऑफ नैरेटिव सेक्शन। जो डिस्क्रिप्शन है वो ये कह रहा होता है, करेक्शन कर रहा होता है कि भाई 161 का जो भी बयान होता है उसके अंदर कोई सिग्नेचर नहीं होगी सिवाय आईओ के। उसके बाद आप देखें 164 आ जाता है। अब 164 बड़ा एक जबरदस्त और बड़ा अहम काइंड ऑफ प्रोविजन है। ये आप लोगों ने समझना है इसकी लैंग्वेज को। जब आप मैजिस्ट्रेट बन के जाएंगे और इंशाल्लाह आप बनेंगे तो 164 इज बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस। इसको अगर रीड करेंगे आप रूल 22.28 के साथ या 25.28, लेट्स कंफर्म इट बाय हैंड ताकि ये मुगालता ना रहे। जी 25.28 स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये 25.28 आप जरूर देखिएगा, जिसके अंदर ये पूरी उन्होंने डिटेल बताई है कि अगर आप विटनेस का बयान रिकॉर्ड करेंगे तो वो जरूरत क्या क्यों पड़ती है विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। सो एज टू प्रोक्योर द एविडेंस। कल कला को उसका पता ही नहीं चलेगा, गायब हो जाएगा। या ऐसा कोई विटनेस है फॉरेन जो है वो सिटीजन है, उसका बयान रिकॉर्ड हो गया। या आप ये देख रहे हो डाइंग डिक्लेरेशन इज वन ऑफ द काइंड कि भाई वो कल कला को जो है वो मर जाएगा, उसकी कंडीशन ऐसी है। तो सो एज टू प्रोक्योर दैट एविडेंस आप 164 रिकॉर्ड करते हैं विटनेस का। और दूसरा 164 क्या होता है, कन्फेशन रिकॉर्ड होता है। उस कन्फेशन का भी एक तरीकेकार है, एक पूरा प्रोसीजर है। इस पे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम जो है वो लेके चलते हैं इसको ट्रायल को आगे। इसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि 164 रीड विथ सेक्शन 364, रीड विथ आर्टिकल 37 टू आर्टिकल 43 कानून शहादत। इन तमाम को जब आप, और फिर हमारे पास वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर भी जो है वो उसका पूरा एक मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो हमारे यहां इस तरह से अल्दो इन सीक्वेंस ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग में ना कहूं, लेकिन ऑन वन सब्जेक्ट देयर आर डिफरेंट लॉज साइमल्टेनियसली वर्किंग, सो दैट यू शुड हैव एवरीथिंग इन योर माइंड। कल कला को देखें, जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो और आप इन्वेस्टिगेशन को एज ए सुपरवाइज कर रहे होंगे मैजिस्ट्रेट, आपका तो काम यह होना चाहिए कि आप ट्रू फैक्ट्स को डिग आउट करें और आप उसको सुपरवाइज करें कि आईओ वेदर ही इज डिगिंग आउट द ट्रू फैक्ट्स, ताकि ना अक्यूज को कोई नुकसान हो और ना मुद्दई को कोई नुकसान हो। अगर कोई गलत अक्यूज पकड़ा गया तो ही शुड नॉट बी, वो कहते हैं ना कि नो ऑफेंस शुड गो अनचेक्ड एंड नो ऑफेंडर शुड गो अनपनिश्ड। आपका किरदार वो है कि आपने सही बंदे को, एवरीबडी शुड बी टेकन टू द लॉ, एवरीबडी इज इंटाइटल फॉर जस्टिस। तो आप अगर प्रॉपर ग्रास रूट पे मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, वो प्रॉपरली सुपरवाइज करेगा इन्वेस्टिगेशन को, तो ही जो है वो क्या जो ऊपर जाके और वो जो पनिशमेंट का रेशो होगा वो इंप्रूव होगा। अगर आप चीजों को अनअटेंडेड छोड़ेंगे, आपकी प्रोसीजरल मिस्टेक्स जो होंगी वो आगे जाके जब आप एपलेट फोरम पे जा रहे होते हो तो वहां पे किसी ना किसी पार्टी को नुकसान हो रहा होता है, और मैक्सिमम नुकसान जो है वो मुद्दई का हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन इज टू प्रूव द केस। क्रिमिनल लॉ के अंदर कानून शहादत बुनियादी तौर पर जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ इज लाइज अपॉन दी प्रोसिक्यूशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन जो है वो इस तरह ओनस ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ का अदरवाइज प्रोवाइडेड है किसी स्पेशल लॉ के अंदर। वरना द प्रोसिक्यूशन इज सपोज टू प्रूव एवरी जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट द अक्यूज। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जैसे ही वो तफ्तीश पूरी करेगा उसके बाद उसने 169 के अंदर उसको लगता है कि जनाब नहीं, उस बंदे के खिलाफ, उस अक्यूज के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। 169 के अंदर रीड विथ रूल 24.7, 24.7 बेसिकली
अगर कोई ऑफेंस जो है वो झूठा है, झूठी एफआईआर हुई है, तो 24.7 के अंदर है। और अगर एफआईआर ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो भी 24.7 में प्रोवाइडेड है, और रीड विद सेक्शन 169। और अगर एफआईआर इज अंडर has been filed or lodged under mistake of question of law और fact दोनों, तो ये तीन आपको जो काइंड ऑफ मिलेंगे एस्पेक्ट्स, वो मिलेंगे 24.7 के अंदर। और अगर वो जो है वो तफ्तीश समझ लीजिए कि अपना 169 में ही है, लेकिन ऑफेंस हैज टेकन प्लेस, लेकिन जो ऑफेंडर जिसके खिलाफ वो एलिगेशन था, ही इज नॉट फाउंड टू हैव एनी नेक्सस और कनेक्शन विद द ऑफेंस, इस सूरत के अंदर तफ्तीश सस्पेंड हो जाएगी। एंड द रेलेवेंट प्रोविजन इज 25.57, रूल 25.57। इसको भी थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। और इस चीज को भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि अंडर, मैं 24.7 को पहले पढ़ लेता हूं। कैंसलेशन ऑफ केसेस कहता है कि अनलेस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी कैंसिल्ड विदाउट द orders of a magistrate of the first class when information or other intelligence is recorded in section 154 and after investigation is found to be maliciously false, यानी पूरी झूठी हो गई, जिसको आप बी क्लास कहते हैं। और ये जो बी क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन डायरीज एक्ट 1935 आई बिलीव के उसके अंदर, इस पे शायद अली साइन मेतलो साहब की आपको और अपना सलाउद्दीन पवर साहब की जजमेंट मिल जाए। आजकल जो है ये ए क्लास और बी क्लास का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले ए क्लास बी क्लास हम लोग ऑर्डर्स में तो देखते थे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन पे कोई जजमेंट्स नहीं थी। तो ये इंडियन डायरीज में कॉन्सेप्ट है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास या चालान का। तो फिर इसमें अदरवाइज वो लिखते हैं कि मलिशियसली फॉल्स यानी बी क्लास झूठा, और फॉल्स ओइंग टू मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि भाई किसी ऑफेंस जिसको या कोई प्यूनिटिव लॉ है उसमें ये एंटी करप्शन का बनता था, ऑर्डिनरी थाने पे आ गया, उसमें भी सी क्लास हो जाएगा। ओइंग टू मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट आर टू बी नॉन कॉग्निजेबल आर मैटर फॉर सिविल सूट, ये तमाम उसके अंदर चीजें दी हैं जिसकी बुनियाद पर ये सी क्लास और बी क्लास हो जाता है। अब आ जाते हैं कि 25.57 क्या कहता है। क्लोज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फाइनल रिपोर्ट 25.57 यही है। इफ ऑन डे और डेज a police officer in charge of investigation of a case makes no investigation, he shall enter a statement to this effect। अच्छा, ये 25.57 आप सेक्शन 157 2B को भी इसके साथ पढ़ेंगे। आप सेक्शन 157 2B, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि भाई 154 में एफआईआर हो गई, आईओ को इख्तियार 157 2B में तभी वो इख्तियार इस्तेमाल करेगा जब उसको लगेगा कि भाई नहीं, मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? ओइंग टू दीज रीजंस, भाई ये केस बनता ही नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा। अब उसको आपने 25.57 के तहत भी पढ़ना है कि जनाब ही शल इंटर स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट इन द केस डायरी ऑफ द डे एंड विच द नेक्स्ट डज समथिंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द केस। अच्छा, व्हेन द पुलिस are unsuccessful after taking all measures in their power and is considered advisable to suspend the investigation। याद रखिएगा कि a class is a suspension of the investigation, it is never cancellation of the FIR। cancellation कहां होगी? सिर्फ और सिर्फ 24.7 में होगी, जहां पे आपको मैंने तमाम चीजें बता दी कि भाई मलिशियसली फॉल्स था, भाई क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे, क्वेश्चन ऑफ के जनाब ये सिविल लिटिगेशन का मैटर है। सिर्फ इस सूरत में आपने इन्वेस्टिगेशन यानी एफआईआर को कैंसिल करना है। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि नहीं जनाब ऑफेंस इज देयर but the accused who has been alleged for this purpose is not the actual accused towards this offense could be attributed, इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन सस्पेंड हो जाएगी, रूल 25.57। अब कहानी क्या होती है जब
कल कला को आपने एफआईआर कैंसिल कर दी, सी क्लास बी क्लास। अब आगे जाके एविडेंस आ जाती है कि नहीं जनाब, इसमें तो एविडेंस आ गई है, वो कैंसिल्ड एफआईआर को रिज्यूम करने के लिए क्या करोगे आप? रिज्यूम करने के लिए आईओ आएगा, मैजिस्ट्रेट आपके पास आएगा कि जनाब आई वांट टू रिज्यूम, लिहाजा मुझे परमिशन दे दीजिए। अगर आपने 169 में या रूल 25.57 में इन्वेस्टिगेशन सस्पेंड कर दी है, इस सूरत में यू द आईओ इज नॉट सपोज टू सीक परमिशन, ही कैन रिज्यूम ऑन हिज ओन। ठीक है, अब वो क्या है वो इसमें लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूं। नंबर 2, in case in which a final report is submitted under 2(1) above and in which a copy of the first information report has been sent to a panchayat as required by police rule 24.42, a final report shall be sent to the panchayat whether or not offense has been proved, whether or not the proved is triable by panchayat, explaining if the information is present when the final report is prepared, he shall be informed verbally of the result investigation and nothing in this case fact। अच्छा, फाइनल रिपोर्ट इन फाइनल अनट्रेस्ड क्लास, इसको हम कहते हैं अनट्रेस्ड और कैंसिल्ड क्लास, रिपोर्ट्स द फैक्ट्स ऑफ द केस which the investigation officer believes to be correct should be summarized together with तो ये जो होगी इसमें ये उसको करेगा, सस्पेंड कर देगा, सिंपल, एंड कम्युनिकेट टू द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। ठीक हो गया, क्लियर है? अब आपकी जनाब एफआईआर दाखिल हो गई, तफ्तीश हो गई, तमाम चीजें रिकॉर्ड पे आ गई। अब जो है आपको मैंने ये भी बता दिया ए क्लास क्या है, बी क्लास क्या है, सी क्लास क्या है, 169 क्या है, 25.57 क्या है, 24.4 क्या है, और स्टेटमेंट जो है 164 की रिकॉर्ड होती है। वो तमाम चीजें तफ्तीश होने के बाद आईओ ने जनाब फाइनल रिपोर्ट दे दी। अब जो फाइनल रिपोर्ट आपको आईओ ने दे दी, उसमें वो आपको या तो कहेगा कि जनाब ये कैंसिल्ड क्लास करें इसको, या आपसे कहेगा कि जनाब इसमें ये बी क्लास है इसको कैंसिल करें, या आपसे कहेगा कि जनाब मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन सस्पेंड करता हूं, या वो आपसे कहेगा चौथी बात कि जनाब सफिशिएंट एविडेंस इज अवेलेबल, प्राइमा फेशि ऑफेंस इज मेड आउट एंड आई हैव ब्रॉट एन एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉग्निजेंस शुड बी टेकन। वो प्रोसिक्यूटर के पास जाएगी, वो सबमिशन नोट डालेगा प्रोसिक्यूशन एक्ट 2010 के तहत, और उसके बाद जो है वो आपका मैजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने से अगरचे उसको लगता है कि ये मैजिस्ट्रल ट्रायल है, ही शैल कीप इट विद हिमसेल्फ बाय सप्लाइंग कॉपीज टू द अक्यूज पर्संस एंड गिविंग देम 7 days टाइम टू गो एंड प्रिपेयर योर डिफेंस। आप, और अगर उसको लगता है कि नहीं जनाब ये ऑफेंस जो है वो सेशंस ट्रायल का है, तो इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी ही शैल सेंड दैट पर्टिकुलर चालान टुवर्ड्स द सेशंस जज। अब यहां तक 2 रास्ते निकल आए। एक रास्ता, अगर सेशन जज के पास चला गया तो उसके बाद रहमत हुसैन जाफरी साहब की 2010 की एक जजमेंट आई थी, पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 585, रीड विथ पीएलडी 2001 कराची पेज 211, ये याद रखिएगा आप। कि जनाब आप डायरेक्टली वो जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनके खिलाफ सिर्फ मैजिस्ट्रेट ट्रायल में है, ये डार्मेंट पे रखें क्योंकि उनकी पेरेंटेज वगैरह कुछ पता नहीं है, और बाकी के खिलाफ आप ट्रायल करा दें बाइफरकेट करके। ठीक है, 585 में क्या हुआ कि सेशंस ट्रायल है, पहले होती थी कमिटल प्रोसीडिंग्स। कमिटल प्रोसीडिंग्स क्या होती थी कि मैजिस्ट्रेट जो थे वो पूरा कॉग्निजेंस लेने के बाद पूरा ट्रायल जो है उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करते थे, सब कुछ होता था। अल्टीमेटली ही वुड कमिट RNPs टू द सेशंस जज इन केस इट वाज एन ऑफेंस। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रेफरेंस दिया कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये मेरा ट्रायल तो था
लेकिन इस ट्रायल के दौरान मुझे लगता है कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस एंड इसको जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो 3 साल से ज्यादा की मिलनी चाहिए, तो वो क्या करेगा इस सूरत में? ही शैल सेंड अप 247 आई बिलीव या 237 सीआरपीसी है, जिसमें वो फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट सेशंस कोर्ट को कि जनाब ये जो है आप कमिट जो है वो भेज दें अपना किसी एडिशनल सेशन जो जज को, या खुद अपने पास रखें और इसको वो इट पर्टिकुलर ऑफेंस और एविडेंस जो है इज इन कंसोनेंस विद द सफिशिएंट एविडेंस, तो उसके खिलाफ जो है वो आप सेंटेंसिंग करें। पहले ये होता था कि तमाम की तमाम कमिटल प्रोसीडिंग्स जो है वो मैजिस्ट्रेट चलाता था और सिर्फ कन्विक्शन के लिए भेजता था, सिवाय उनके जो मैजिस्ट्रेट ट्रायल थे। तो 585 में वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ये जो 2010 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 585, इसको जरा करेक्शन कर लीजिएगा, अगर इट इज एससीएमआर तो फिर पीएलडी नहीं होगी या वाइस वर्सा, देख लीजिएगा, ये कंफर्म कर लीजिएगा। तो उसमें यह कहा गया कि भाई अब चूंकि सेशन जजेस के पास बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, तो लिहाजा मैजिस्ट्रेट वो तमाम अक्यूज्ड, हमारे यहां मेरी चूंकि दादू में पोस्टिंग रही, मैंने वहां यह देखा कि भाई एक बुलेट इंजरी पे बंदा जो है उसकी डेथ हो गई, लेकिन उन बिरादरियों ने क्या किया कि जनाब सारे खानदान के, मैंने ऐसे भी चालान देखे जिसमें 80 100 अक्यूज्ड जो है वो नॉमिनेटेड होते थे, जिसमें से 2 पकड़े जाते थे, बाकी जो है वो 70+ लोग वो एब्सकॉन्डर दिखाए जाते थे। अब क्या होता है कि सेशन जज साहब जो है वो बड़े अरसे तक जो है उनके खिलाफ जो है वो 87 और 88 की कार्रवाइयां करते फिर रहे हैं। तो फिर ये इसका जो 585 का कॉन्सेप्ट है वो ये था कि मैजिस्ट्रेट उनके खिलाफ एब्सकॉन्डर की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी की सारी कंक्लूड करके और फिर जो अक्यूज अटेंडेंस में है उनके खिलाफ चालान भेज दें और वो जाके ट्रायल चलाएं। तो ये दोनों जजमेंट्स आर वेरी मच रेलेवेंट। बहरहाल ये दोनों जजमेंट्स आप जरूर देख लीजिएगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि आपने कॉपी सप्लाई कर दी, कॉपी सप्लाई करके 7 दिन का टाइम दिया उसने अपना डिफेंस जो है वो प्रिपेयर करना है। 7 दिन के बाद आके आपने उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करनी है। चार्ज फ्रेम करने के बाद जो है दी कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन इज टू प्रोड्यूस ऑल द विटनेसेस। वो जैसे ही विटनेसेस आपके पास आते हैं तो आपने जो है वो सीआरपीसी के तहत उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, अब यहां पे रेलेवेंट प्रोविजंस हैं 353 आई बिलीव, सेक्शन 353, जिसमें एविडेंस इज टू बी रिकॉर्डेड, और फिर आपका आर्टिकल 132 33 समथिंग, वहां पे जो है वो कानून शहादत का। ठीक है, ये आप जो है वो साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपकी एविडेंस रिकॉर्डिंग के लिए एक तरतीब दे रखी है बुनियादी तौर पर। आइडियली तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले मुद्दई का बयान रिकॉर्ड होना चाहिए, वो अपना एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करवाएगा, अक्यूज जितने भी हैं उनको राइट टू क्रॉस एग्जामिन मिलेगा, वो क्रॉस एग्जामिन करेगा, और अगर क्रॉस एग्जामिन करने के बाद कोई ऐसी चीज जो एडिशनल पॉइंट प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करना चाहती है थ्रू द विटनेस, तो री एग्जामिनेशन होगा, जो कि जैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म होगा तो मैजिस्ट्रेट पूछेगा कि आपने री एग्जामिन करना है। अगर कहता है नहीं करना तो नीचे लिखा जाता है, अगर आपने डिपोजिशन फॉर्म देखा होगा उसमें लिखा होता है नो री, और साथ में ही राइट हैंड साइड पे लिखा आता है एसआरओ एंड एसी सोलोमनली रेड ओवर एंड अफर्म्ड करेक्ट, और नीचे मैजिस्ट्रेट के साइन हो जाता है। अगरचे वो कहता है नहीं जी मैंने री एग्जामिनेशन करना है, तो फिर री एग्जामिनेशन आएगा, और सिमिलरली नीचे फिर उस पॉइंट पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और फिर नीचे नो री नहीं लिखा जाएगा डिपोजिशन फॉर्म पे, लेकिन एसआरओ एंड एसी लिखा जाएगा और मैजिस्ट्रेट के साइन हो जाएंगे। तो ये एक विटनेस का मॉडल मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से सारे विटनेसेस जितने भी प्रोसिक्यूशन एग्जामिन करना चाहती है, एज पर लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर दी कॉलम नंबर 6 ऑफ द चालान, जो भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस है वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोड्यूस प्रोसिक्यूशन करेगी। अगर एक ही पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा विटनेसेस हैं तो ये प्रोरेगेटिव होगा वे इसका प्रोसिक्यूशन का कि कौन सा विटनेस जो है वो एग्जामिन करवाना है और कौन सा नहीं करवाना है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 129G सप्रेशन ऑफ मटेरियल एविडेंस के ऊपर है। अगर कोई ऐसा विटनेस है जिसको आपने सप्रेस किया तो आप अपना केस बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपने मटेरियल विटनेसेस जो है वो एग्जामिन करने हैं। जैसे ही आपके तमाम विटनेसेस एग्जामिन हो जाते हैं, देयर आफ्टर
मुद्दई जो है या प्रोसिक्यूशन शैल क्लोज इट्स प्रोसिक्यूशन साइड बाय सबमिटिंग एन स्टेटमेंट, और उसके बाद जितनी भी एविडेंसेस हैं, जितनी भी मटेरियल पीसेस ऑफ एविडेंस हैं, वो अक्यूज से कन्फ्रंट कराई जाती हैं अंडर सेक्शन 342 सीआरपीसी। अब यहां पे मैं 342 का भी एक थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझा दूं। 342 इज बेसिकली कन्फ्रंटेशन ऑफ एविडेंस विद द अक्यूज्ड, और उसके लिए जो प्रोसीजर है वो ये जरूरी नहीं है कि जब आपकी पूरी एविडेंस कंक्लूड हो जाए तो अल्टीमेटली जाके आप 342 रिकॉर्ड करें। ये प्रैक्टिस में है हमारे यहां, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने फिल्मों में या ड्रामों में देखा होगा उमूमन कि जैसे ही कोई विटनेस एग्जामिन होता है, वो विटनेस जैसे ही एग्जामिन हो जाता है तो वहीं पे वो जो है वो डिफेंस साइड को कहा जाता है कि जनाब इस पे आपने क्या कहना है। तो इसी तरह से जब भी अक्यूज के खिलाफ जो भी मटेरियल एविडेंस आएगा, वो उसी वक्त उससे कन्फ्रंट किया जा सकता है। उसको उसके खिलाफ उसी वक्त आप 342 का वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उससे कन्फ्रंट कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि हेक्टिक है तो हमारे यहां प्रैक्टिस में नहीं है। हम अल्टीमेटली सब विटनेसेस जब एग्जामिन हो जाते हैं तो फिर 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हमारे जो है वो फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वो हमने लिख के और कन्फ्रंट कराने होते हैं। जी जनाब आपने सारी एविडेंस सुन ली, जी जनाब सुन ली, जी जनाब ये विटनेसेस का कहना यह है कि फलां डेट को फलां जगह पे आपने पिस्टल निकाल के सीधी गोली मारी जो कि फला इंसान को लगी और वो वहीं पे तड़प पे मर गया। वो कहेंगे नहीं जनाब। इस तरह से जितने भी पीसेस ऑफ एविडेंस हैं, याद रखिएगा, अगर आपने कोई ऐसा पीस ऑफ एविडेंस उस 342 में कन्फ्रंट नहीं कराया और उसको बेस बनाकर आपने कन्विक्शन दी, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट अलोन आपका केस रिमांड हो जाएगा। ठीक है, या इवन सेट असाइड भी हो सकती है आपकी जजमेंट। फिर उसके अंदर कुछ फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि जनाब अगर ये बातें सारी आप इनकार कर रहे हो तो गवाहों ने आपके खिलाफ बयान क्यों दिए, व्हाई द विटनेसेस हैव डिपोज अगेंस्ट यू। वो कुछ भी कह सकता है, जनाब ये मेरे खिलाफ एनिमिकल है, इन्होंने जो है वो मेरे खिलाफ झूठा बयान दिया है, या ये वजह है। फिर चलें जी इन्होंने तो झूठा बयान दे दिया, आप बताइए आप ये बात हल्फन कहेंगे? तो वो कहेगा उमूमन, मतलब अच्छे मुकला का ये होता है कि जनाब जब बर्डन टू प्रूव इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन व्हाई वी शुड बी गोइंग फॉर द ओथ, तो वो अवॉइड करते हैं। दूसरा, अगर चलिए जनाब आप वो जो ऑन ओथ स्टेटमेंट होता है अक्यूज का, वो होता है, एक होता है आपका 342 का स्टेटमेंट, लेकिन 340 सबसेक्शन 2 के अंदर वो ऑन ओथ आपका स्टेटमेंट अक्यूज का होता है। फिर आपसे ये कहा जाता है चले जी आप ओथ पे बयान नहीं दे रहे, आप अपने डिफेंस में कोई विटनेसेस पेश कर सकते हैं। वहां पे भी अच्छा वकील हमेशा कभी भी विटनेस पेश नहीं करता, वो 100% रिलाय करता है कि प्रोसिक्यूशन ही प्रूव करे। आखिर में आपसे कहा जाता है अक्यूज से कि जनाब व्हाट एल्स यू हैव टू से, अगर कुछ आपने कहना है तो उमूमन यहां इस सवाल में वो अपनी जस्टिफिकेशन देता है और अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। ये आपका स्टेटमेंट, उसके बाद आपकी सबमिशंस होती हैं और आपकी जजमेंट आ जाती है। तो दिस इज टोटली ट्रायल कि जनाब एफआईआर हुई, एफआईआर के ऊपर जो है वो तफ्तीश शुरू हो जाएगी। 155 में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में अगर होती है तो मजिस्ट्रेट से 156 में परमिशन होगी, आईओ जो है वो 157 में रिफ्यूज कर सकता है, और उसके बाद अगर 160 का नोटिस जाएगा, 161 में बयान रिकॉर्ड होंगे, 162 में आप जो है वो उस पे साइन के लिए लिखा है कि नहीं कर सकते, 164 में स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन ओथ होता है अक्यूज्ड का या विटनेसेस का, और उसके बाद जो है वो 169 में रिपोर्ट, जब 167 में जो है वो रिमांड पेश होता है। उसके लिए मैंने आपको पुलिस रूल्स रेफर कर दिए कि वो 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होनी है। 169 में जो है वो चालान जमा होता है या जो है वो आपकी रिपोर्ट जमा होती है, ए बी सी और चालान, और उसके बाद जो है वो 169 में जो है ए बी सी होती है, और 173 में आपका जो है वो चालान जमा होता है, और उसके बाद जो है 160 174 175 में भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के कुछ अगर इंक्वेस्ट रिपोर्ट वगैरह होती है, और अल्टीमेटली जो है जैसे ही 173 में आपके पास वो आ जाता है तो फिर 190 में आप कॉग्निजेंस लेते हैं। 161 सॉरी 241 ए में जो है वो आप अप्लाई करते हैं सीआरपीसी के, और उसके बाद 220 में चार्ज का पूरा फार्मूला दिया गया कि चार्ज कैसे फ्रेम होती है, लेकिन 242 में आई बिलीव चार्ज फ्रेम होता है।
चार्ज फ्रेम होता है 242 में, और जो है वो इस तरह आपका ट्रायल होता है जिसमें 245 के अंदर, 245(1) के अंदर जो है वो अक्विटल है, 245(2) में कन्विक्शन है। इसी तरह से 249 जो है वो स्टॉप प्रोसीडिंग्स के लिए है, और 249A जो है वो is for acquittal of accused when the charge is groundless and there is no probability of conviction। तो ये आपके इख्तियारात हैं, यही ट्रायल है, और यही चीजें जो है वो हमने यहां सीखनी है। और मैंने इसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है, वो सवाल हम मिलके इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन एक दो चीजें मैं और यहां पे आपके साथ शेयर करता चलूं। देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट सेक्शन 12 से 15 तक है। क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट सेक्शन 12, देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स: जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। सेकंड क्लास थर्ड क्लास वाला कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का था, तो वो खत्म हो चुका। 2001 अंडर पुलिस ऑर्डर्स रिफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स वर curtailed। उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड पावर्स अंडर सेक्शन 12(1) एंड 2, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आर अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते थे, तो वो खत्म हो चुके हैं। मैंने जैसे बताया 2001 के बाद जुरिस्डिक्शन एंड लोकल लिमिट्स सेक्शन 14 है, मैजिस्ट्रेट्स एक्सरसाइज पावर्स विद इन द लोकल लिमिट्स असाइंड बाय द हाई कोर्ट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। Jurisdiction is not automatic, it is transferred by notification conferred। Subordination of magistrates section 15 है, all magistrates are subordinate to the session judge। Judicial magistrates are under the sessions judge। Executive magistrates district magistrate के अंदर आते थे, वो खत्म हो चुका। सेंटेंसिंग पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट सेक्शन 32 है, ये जरूर पढ़िएगा आप। इसमें मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो अप टू 3 इयर्स और 45,000 रुपए का जुर्माना। मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल 15,000। मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास 1 महीना और 5,000। अच्छा, यहां पे एक चीज आप जरूर रखिएगा, सेक्शन 32 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे कंकरंट सेंटेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जरा जाके आप पढ़िएगा कि कंकरंट, अगर आपको ऑफेंसेस जो है वो 2 हैं, 420 है, ठीक है, 406 है, इस तरह से 2 से 4 ऑफेंसेस हैं। आपने देखा कि जनाब ये जो अक्यूज्ड है इसके खिलाफ 4 ऑफेंसेस बनते हैं, और हर ऑफेंस जो है उसकी 3-3 साल सजा है। एक होता है क्यूमुलेटिव, ठीक है, वो होता है यूं कि जनाब आपने जो है ना वो उसको ऐसी सजा दी है कि यके बाद दीगरे एक ऑफेंस जो है उसकी पनिशमेंट बताइए आके, भाई 1 साल 3 साल पूरे हो जाएंगे, फिर 3 साल जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर 3 साल, तो यूं मिला के तो 12 साल हो गए। तो आप अगर वो इस तरह की पनिशमेंट समझते हैं कि देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंसिंग, वो बड़ा सेंटेंसिंग बाय इटसेल्फ इज अ साइंस, उसको अगर आप देखेंगे तो फिर हमारे यहाँ ये होता है कि एक तो 382B सीआरपीसी का एक बेनिफिट दिया जाता है कि एक अक्यूज्ड अगर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अरेस्ट हुआ और वो 3 साल पहले ही जेल के अंदर जो है वो गुजार चुका है, तो आप उसकी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पनिशमेंट को रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो कि इसको बेनिफिट जाएगा 382B का। और अगर आप कहते हो कि नहीं जनाब इसको जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं, लेकिन जो इस वक्त प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आपने उसको पनिशमेंट देनी है, तो वो, लेकिन दैट वोंट बी जस्टिफाइड, वो सजा तो खा चुका है। फिर आप अगर 4 सेंटेंसेस हैं तो इट इज योर डिस्क्रिप्शन एज पर रिकॉर्ड एंड यू विल राइट द रीजंस। फॉर सपोज देर आर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, हमारे यहां मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पे तो डेथ पेनल्टी रिड्यूस होके लाइफ इंप्रिजनमेंट में, या लाइफ इंप्रिजनमेंट जो होती है वो रिड्यूस होके और 14 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स अप टू 7 ईयर्स या रेमिशंस वगैरह को कंसीडर करके वो की जाती हैं। तो आप डायरेक्शन दे सकते हैं उसी जजमेंट के कि दीज ऑल 4 सेंटेंसेस शैल रन कंकरेंटली। जब कंकरेंस की बात करेंगे आप तो फिर वो तीनों सेंटेंसेस पैरेलली जाएंगे, ठीक है, तो ये जरूर देखिएगा आप। फिर टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस एक्सरसाइज बाय द मैजिस्ट्रेट, इसमें कॉग्निजेंस जो है वो मैजिस्ट्रेट 190 में लेता है। अ मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन और ऑन हिज ओन नॉलेज। ये जरा 190 को जरूर पढ़िएगा। इसमें अब पहले तो हमने कहा भाई क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू द मोशन हाउ, जब 154 हो,
लेकिन सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर भी जो है क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू द मोशन व्हेन अ पर्सन अग्रीव्ड बाय सम एक्ट और अ पर्सन हु इज एक्टेड अपॉन ऑफेंसिव बाय सम अक्यूज पर्सन। इस सूरत में ही कैन अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट मैजिस्ट्रेट इन्वोकिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 200 सीआरपीसी और सेक्शन 200 से 205 तक उसका प्रोसीजर है कि डायरेक्ट कंप्लेंट। लेट सपोज आपने एफआईआर के अंदर जो है वो आपकी एफआईआर रजिस्टर हो गई। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद 173 में चालान आ गया, चालान के ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया गया। क्या पैरेलली आप सेक्शन 200 की डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? यस, यू कैन इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर आप डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जस्टिफाइंग देयर इन कि जनाब मेरी जो एविडेंस मैंने आईओ साहब से कही थी दैट हैज नॉट बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड ऑन द कंट्री माय केस हैज बीन स्पॉइल्ड। उस सूरत में आप अपनी एविडेंस जो है वो बाय थ्रू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 200 सीआरपीसी रिकॉर्ड पे ला सकते हैं। फिर उसी मैजिस्ट्रेट के पास आपकी एक ही पॉइंट पे दो चीजें आ जाती हैं, एक आपकी 154 और एक आपकी 200 सीआरपीसी। फिर वहां पे मैजिस्ट्रेट कंसोलिडेट करेगा उन दोनों को और वो आपकी जो डायरेक्ट कंप्लेंट होगी दैट शैल प्रीवेल ऑन 154। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। फिर आ जाता है ट्रायल जुरिस्डिक्शन। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई ऑफेंसेस एज पर शेड्यूल 2 सीआरपीसी। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 3 years। रिमांड जुरिस्डिक्शन 167 में मैंने आपको समझाई, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन ऑथोराइज डिटेंशन ऑफ एन अक्यूज पुलिस कस्टडी अप टू 15 days। Beyond that, send a judicial custody or refer sessions court, must record reasons for remand। bail jurisdiction के अंदर सेक्शन 496 में, 497 में, 498 में, सेक्शन 63 में भी आप बेल दे सकते हैं सीआरपीसी के अंदर। इफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लिमिटेड डिस्क्रिशन एग्जिस्ट अनलेस ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल। प्रिवेंटिव एंड मेंटेनेंस जुरिस्डिक्शन चैप्टर आपका है 8 और 11। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का काम है ये। 107 की कार्रवाई आपने सुनी होगी, 110 तक, 107 से लेके 110 तक, जहां पे आप सिक्योरिटी बांड जो है वो अगर कोई मैजिस्ट्रेट एसएचओ इस बुनियाद के ऊपर के जनाब देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ पीस इन दी एरिया, इस सूरत के अंदर जो है वो उनको अरेस्ट करके 107 के अंदर, और वो पूरा प्रोसीजर है जब वो प्रोड्यूस होंगे कस्टडी में तो मैजिस्ट्रेट उनसे पर्सनल बॉन्ड लेगा और उनको रिलीज करेगा। अगर उन्होंने उस बॉन्ड को ब्रीच किया तो उनके खिलाफ जो है वो अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। तो ये जुरिस्डिक्शन भी मैजिस्ट्रेट के पास है। फिर सेक्शन 133 सीआरपीसी के अंदर जो है वो पब्लिक न्यूसेंस के मैटर्स जो है वो भी मैजिस्ट्रेट के पास आते हैं। जब भी कोई इस तरह का मैजिस्ट्रेट के पास जो है वो एप्लीकेशन आती है तो उसमें वो कंडीशनल ऑर्डर पास करता है मैजिस्ट्रेट, और कंडीशनल ऑर्डर पास करने के बाद वो प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकता है। ये मामलात भी आपके पास बेतहाशा आ सकते हैं। और डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेक्शन 145 की भी कंप्लेंट्स आती हैं, ये भी आप जहन में रखिएगा। फिर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी एंड प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग सेक्शन 159 से मैंने 160 आपको बताया कि जो है वो पावर्स टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है। 164 में मैजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन और स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ रिकॉर्ड करता है। सेक्शन 173 में फाइनल रिपोर्ट चालान उसके पास जिसपे वो कॉग्निजेंस 190 में लेगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग सेक्शन 190 से 193 for offenses triable by session court, the magistrate conducts preliminary proceedings and commits the case under section 193। जो मैं committal proceedings की बात कर रहा था वो होती थी powers under special laws, certain laws like Anti-Terrorism Act 1997, Drugs Act, Environment Protection Act confer special powers on magistrate, जिसमें जो है these powers are subject to notification by the government। वो आजकल जो एटीसी में पहले क्या होता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज सब नहीं थे तो मैजिस्ट्रेट साहिबान के पास रिमांड होते थे, लेकिन 164 आज भी मैजिस्ट्रेट साहिबान के पास होती हैं। लिमिटेशंस ऑन मैजिस्ट्रियल पावर्स में आप अगर देखेंगे तो मैजिस्ट्रेट्स कैन नॉट ट्राई ऑफेंसेस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशंस कोर्ट एक्सक्लूसिवली। सेकंड शेड्यूल में लिखा है, यानी कि 3 चीजें लिखी हैं। नंबर 1 एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट, वहां सिर्फ लिखा होगा सेशन कोर्ट। दूसरा
ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट एज वेल एज सेशंस कोर्ट। तीसरा, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट। ये तीन चीजें लिखी होती हैं। इंपोज सेंटेंसेस बियॉन्ड देयर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, नहीं कर सकता। इशू वारंट्स बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन विदाउट स्पेशल डिस्क्रिशन। recent judicial trends, separation of judiciary, constitutional mandate 175(3), judicial magistrate are independent of executive influence। तो ये सारी चीजें जो है वो मैजिस्ट्रियल पावर में आती हैं। अब पीपीसी के अंदर जो है, आप एक चीज याद रखिएगा कि पीपीसी के अंदर सेक्शन 53 में आपको पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड है। इस पे सवाल जरूर आता है, हर साल आता है, ठीक है। और उसमें बड़ी आसान सी हैं, दियत है, दमन है, अर्श है और किसास है। किसास, दियत, दमन, अर्श, ताजीर, ठीक है। उसके बाद डेथ पेनल्टी है, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसके बाद जो है वो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स है, उसके बाद फाइन है, ठीक है। और उसके अलावा सेक्शन 73 और 74 में आई बिलीव के जो है वो पनिशमेंट्स का भी कुछ प्रोवाइडेड है, दैट यू मस्ट गो। आप देख लीजिएगा, सोलिटरी कंफाइनमेंट, यस, सोलिटरी कंफाइनमेंट है कि भाई वो आप जो है वो उसका भी एक मैकेनिज्म है कि अगर 12 साल की सजा है तो कितनी सोलिटरी कंफाइनमेंट होगी। लेकिन मैक्सिमम पोर्शंस में, जिस तरह रिमांड के अंदर है कि भाई 14 दिन तो है, लेकिन वो आप यकमुश्त रिमांड नहीं दे सकते, इसी तरह से सोलिटरी कंफाइनमेंट जो है वो मैक्सिमम 3 महीने की है। बेशक लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों ना हो, लेकिन वो तीनों के तीनों महीने एक साथ नहीं रख सकते आप उसको, ठीक हो गया। तो इस पे अगर कोई सवाल हो आप लोगों को तो प्लीज। आपको मजिस्ट्रेट को इख्तियारात हैं 22A के, तो क्यों पढ़ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ना पढ़। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही है वही है वही है, हाँ हाँ हाँ। देखिए इस पे जो है वो आई बिलीव के गुलाम हुसैन केस 2018 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 61, पेज 61, ये देख लीजिएगा। और इसके अलावा एक जजमेंट और भी है, आई डोंट रिकॉल इट नाउ। सुगरा बीबी को भी देख लीजिएगा, एफआईआर और एसआईआर, सेकंड एफआईआर में भी। हाँ, नहीं देखो, जीरो 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 एफआईआर तो वही है ना आपकी जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर, जीरो एफआईआर काइंड ऑफ थिंग। मतलब ये है कि अदर देन दी, वो जिस तरह हमारे यहाँ एक वो कॉन्सेप्ट है ना कि ट्रांजिशनल रिमांड है कि भाई विद इन 24 आवर्स अगर आप जो है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंच सकते, वो दौर कोई और था। अब तो देखें हर गली हर तालके में जो है वो मजिस्ट्रेट है। लेकिन पंजाब के अंदर अगर आप चले गए हैं, पंजाब से बंदे को अरेस्ट किया और आपको उसको कराची में प्रोड्यूस करना है, तो वो जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट है उस तक पहुंचने से पहले आप उसका ट्रांजिट रिमांड लेते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको, आपने देखा भाई मेरा, हमारे यहाँ सूट में भी अगर सिविल साइड पे जाएंगे ना तो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है कि भाई मेरा इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है, लेकिन चूंकि ये मुझे प्रॉपर्टी कहीं से मिली है तो पब्लिक एट लार्ज को आप इसके अंदर डिफेंडेंट बनाएं, और मैं एज ए प्लेंटिफ सिर्फ इसलिए आ रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी मुझे पब्लिक रोड से मिली है, ठीक है, मेरा उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इफ द ट्रू क्लेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कम्स, द सेम शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम। सिमिलरली मैं रास्ते से जा रहा हूं, अचानक मैंने देखा यार एक बंदा मरा हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि थाना कौन सा है, मैंने देखा सामने थाना है, या मैं जिस सिमत में चला गया, मैं ढूंढता रहा मुझे नहीं मिला, किसी और थाने की जुरिस्डिक्शन में जाके मैं पहुंचा और मैंने वहां कह दिया कि भाई मैं इतने किलोमीटर पीछे एक डेड बॉडी देख के आया हूं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक मियां, वो एक औरत और एक मर्द का जो है सीव्यू पे लाश मिली थी, ठीक है। अब किसी बंदे ने देख ली फॉर सपोज, उसने जाके जीरो एफआईआर करा दी कि भाई मुझे जो है, अब आप देखें ना बोर्ड बेसन और क्लिफ्टन एक ही जगह पे है, पहले आता है क्लिफ्टन बाद में, साथ ही एक ही कंपाउंड में दोनों पुलिस स्टेशन है। अब मैं कहीं घुस गया, अब
अब मुझे नहीं पता कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है। अब वो अच्छा, मेरा वैसे ही उस ऑफेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जैसे ही वहां पहुंचा मैंने बताया कि जनाब ये ऑफेंस हुआ है, दिस इज जीरो एफआईआर। जीरो से मुराद ये है कि यू हैव गॉट नो नेक्सस विद द एपिसोड, बट बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन यू फाउंड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग दैट इंफॉर्मेशन बिफोर द कंसर्न अथॉरिटी। तो ये होता है, ठीक है। देखिए बेसिकली तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मकसद ही जो है ना ये होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जितना टाइमली आप प्लेस कर सकते हैं उतना टाइमली वो प्लेस करें, वरना उसके साथ एक चीज चिपक जाती है और वो होती है कंसल्टेशन। टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूशन और इन्फ्रेंस टू दी ट्रुथफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, आप टाइमली जाके वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते, ठीक है। सर ये अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज होता है, जैसे कि चार्ज अल्टर होने पर इसको क्या करना है? देखिए अमेंडमेंट अल्ट्रेशन दो चीजें हैं। अमेंडमेंट इश्यूज में आती है, आपने सीपीसी में पढ़ा होगा कि भाई अगर आपने प्रोपोज इश्यूज दे दिए और उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जनाब आपको लगा कि नहीं जी हमारी प्लीडिंग्स जो थी उन प्लीडिंग्स को प्रॉपर तरीके से पेरूज करके, और वो जो फैक्ट इन इशू है, देखें चार्ज इज बेसिकली फैक्ट इन इशू, यानी चार्ज इज बेसिकली कंसाइज्ड सेट ऑफ एलिगेशन। अब मुख्तलिफ ऑफेंसेस दिए हुए हैं पीपीसी के अंदर, और आप अगर पीपीसी को पढ़ेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कोई सबल डिफरेंस होता है विद इन द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। जिस तरह थेफ्ट, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन जो है वो, फिर रॉबरी, रॉबरी के बाद डेकोइटी। तो माइनर से एलिमेंट्स होते हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डिफर कर रहे होते हैं। तो अगर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ लॉ आपने कोई ऐसी चार्ज फ्रेम कर दी, सब्सिक्वेंटली लुकिंग इनटू द एविडेंस, आपको जो डिफेंस मिला सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको लगा कि जनाब जो चार्ज फ्रेम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, तो आप यू कैन गो फॉर द अल्ट्रेशन ऑफ द चार्ज। वो चीज होती है कि जैसे जजमेंट होती है, कहते हैं कि इन्हें जो है 3 महीने की सजा या कुछ सजा और उसके साथ फाइन, अगर फाइन का तो 1/4 प्लस, या किसी में होता है कि 1/4 इसको दोबारा पनिशमेंट, दोबारा इसको इम्प्रिजनमेंट में हाँ देखिए इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन है, लेकिन वो भी आपको फिर एक्सोनरेट नहीं करता उस पनिशमेंट से। देखिए वो इन ल्यू ऑफ दैट पनिशमेंट जो है वो आपको कन्फाइन तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं है कि आप फाइन आपसे रिकवर नहीं होगा, फिर भी आपसे फाइन एज ए लैंड एरियर्स, लैंड रेवेन्यू एरियर्स रिकवर होता है। तो जो 1/4 होता है वो उसकी तरीके से सीधा से 1/4 निकाला जाता है। नहीं वन, हाँ उसका 1/4 ऑफ दी ओरिजिनल पनिशमेंट, उसका भी मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है कि भाई वो आप जो यानी जो मेजर पोर्शन है उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। 1/4 नहीं करें, आप उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं। मोस्टली मैंने देखा है सेंटेंसिंग में, मैंने जैसे आपको बताया ना कि सेंटेंसिंग बाय इटसेल्फ इज अ डिफरेंट साइंस, तो वो उसमें जो है वो प्रोवाइडेड है कि फिर आप किस तरह जो है वो उसको सेंटेंसिंग करते हो जी। अब जाएं हम ऑब्जेक्टिव पे, एमसीक्यूज पे जाएं। ये क्या चीज, मैं समझा नहीं आपका सवाल। हाँ 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 हाँ, इस पे केस लॉ है। हाँ इस पे केस लॉज है, मैं इस वक्त मुझे याद नहीं है, मेरे पास नोट डाउन है। हाँ नहीं तो ओन इंफॉर्मेशन भी कर सकता है जी। अब मैंने जैसे बताया ना कि हमारे पास शुरू में मैंने बताया कि बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं विच हैव टर्न्ड रिडंडेंट, और बहुत सी ऐसी चीजें प्रैक्टिस में आ गई हैं जो कि हमारे पास अदरवाइज नहीं होनी चाहिए और आ गई हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अब लॉ के अंदर तो ये प्रोवाइडेड है कि ऑन हिज ओन इंफॉर्मेशन, फॉर सपोज ऑन हिज ओन इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो विद इन अपनी जुरिस्डिक्शन जो है वो, उनको कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन मिली या उन्होंने देखा कि डेड बॉडी है, अखबार पढ़ा, अखबार में उनको लगा कि यार ये मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये है, ये इंफॉर्मेशन है ना,
तो ऑन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही कैन टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस कैसे होगी कि अगर आप 156 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें ही कैन कॉल अपॉन दी एसएचओ कंसर्न, और सबसेक्शन 3 के अंदर उसको कह सकता है कि जनाब चूंकि मुझे ये इंफॉर्मेशन कहीं से रिवील हुई है, यू आर सपोज टू इन्वेस्टिगेट इट एंड फाइंड आउट द एविडेंस, तो वो कर सकता है। रास्ते में जाते हुए उन्होंने देखा कि एक ऑफेंस हुआ है, वो आके उसकी इंफॉर्मेशन नरेशन करके जो है वो बाकायदा वो ऑर्डर करके एसएचओ को कम्युनिकेट करेगा। देखें, अल्टीमेटली ही विल डू इट थ्रू दी एजेंसी विच इज अंडर हिज सबऑर्डिनेशन और सुपरविजन, तो उन्हीं के थ्रू करेगा। लेकिन यही तरीके का नहीं है सर, हमारे यहाँ बहुत सी चीजें जो होनी भी चाहिए ना वो नहीं है। लेकिन नवाबशाह में एक हमारे मजिस्ट्रेट साहब थे, तो उन्होंने वो जो एलबीओडी का वहां से फ्लो था, वहां से एक डेड बॉडी मिली थी, तो उन्होंने उस पर सो मोटो एक्शन लिया था। थोड़ी जो फेसबुक पे चल रहा है मैजिस्ट्रेट ने मोटर हाँ, अपनी पर्सनल नॉलेज। ये मेरा ख्याल है कि ये वो सुओ मोटो पर्सनल पे, जहां पे अ पर्सन कैन नॉट बी जज इन हिज ओन केस, ठीक है। वो तो अगर आपके सामने आपने किसी को पब्लिक ऑफिसर को कोई जो है वो कंप्लायंस के लिए ऑर्डर किया, अनटिल एंड अनलेस के जनाब इट इज टेंट अमाउंट टू कंटेम्प्चुअस एक्ट, तो आप कंटेम्प्ट उसको इशू करें। अदरवाइज आप उसके खिलाफ जो है वो कोई भी ऐसी कार्रवाई, आई बिलीव सेक्शन 228 इज देयर, जिसके अंदर जो है वो जिस तरह हमारे एक मजिस्ट्रेट कराची वेस्ट में शाहिद अली सुमरो साहब थे, उन्होंने एक वो क्या था सोहेल बेग नूरी को कन्विक्शन दी थी शॉर्ट पीरियड के लिए, तो ये है। लेकिन वो भी जब आपके सामने उसी वक्त ही इज बेसिकली हिंडरिंग इनटू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो उसमें शो कॉज देके और उसी वक्त करना होता है। वरना क्या है कि 174 175 पीपीसी ये वो ऑफेंसेस हैं जो उमूमन आपके पब्लिक सर्वेंट्स जो है वो उनको कंप्लाई नहीं करते, तो वो फिर शेड्यूल्ड ऑफेंस में आते हैं, वो भी एंटी करप्शन को भेजे जाते हैं। तो अ पर्सन शुड नॉट बी जज इन हिज ओन केस, तो अवॉइड करना चाहिए। जी सर, चले, टाइम इज रनिंग टू फास्ट। अब आ जाते हैं, ये वो 30 सवाल मैंने यहाँ पे नेरेट किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि इनमें आपको कोई भी सेक्शन का रेफरेंस नहीं किया होगा, प्रेपोजिशन टाइप है। ये जरा पढ़ते हैं, देखिएगा। पहला तो सवाल उसका जवाब भी आ गया, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंपावर टू इंपोज अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 3 years। दूसरा सवाल है कि अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास इज परमिटेड टू इंपोज अ फाइन नॉट एक्सीडिंग कितना? अच्छा 15 का, मैं समझा 50 कह रहे हो आप। The power to require security from a person suspected of promoting public disorder is ordinarily exercised by a judicial magistrate of, ये 107 और 1110 में आई बिलीव, ये फर्स्ट क्लास में। In matters where no complainant appears, the magistrate is legally empowered to in matters where no complainant appears, the magistrate is legally empowered to, yes, I believe, dismiss the complaint or ये वो तो ये तो आ जाएगा उसमें 202 में, 203 में, 203 में। अच्छा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इफ पुलिस नीड टू डिटेन एन अक्यूज्ड बियॉन्ड 24 आवर्स दे मस्ट, 24 घंटे से ज्यादा 61 सेक्शन 61 रीड विथ 167 रीड विथ रूल 25.56 ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, यानी 167, ठीक है। इसमें सेक्शन प्रोवाइडेड नहीं होगा। The authority to record a confession from an accused is ordinarily available to when a property is seized during investigation but no claimant appears, the magistrate may order public auction। वो यहां पे एक चीज आप जरूर देखिएगा, पेरिशेबल और नॉन, ये उसी दिन तो नहीं होगा ना,
मतलब आप पब्लिकेशन करते हो सारी चीजें, लेकिन अब उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना होता है, निजारत में जमा हो जाती है, हमारे मजिस्ट्रेट करते नहीं है। लेकिन ये बता रहे हैं आपको अल्टीमेट फेट, कि उसकी अल्टीमेट फेट क्या होगी, वो उसको पब्लिक ऑक्शन ही करेंगे। 8 है, अ मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन only after investigation, only during trial. To disperse an unlawful assembly by force, a magistrate may authorize the use of a अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट वाली जो एग्जीक्यूटिव क्लास की बात कर रहे हैं। A magistrate may issue a search warrant primarily of custody or property, recovering evidence or property. सर्च वारंट हम जो है वो सेक्शन 100 के अंदर निकालते हैं ना। A magistrate's power grant bail in bailable offense is considered discretionary or right? Absolute है ना। In non-bailable cases, bail may be granted if the accused is not likely to flee or tamper with evidence. ये आपको तारिक बशीर की जजमेंट सबको याद होगी मेरा ख्याल है, 1995 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट पेज 34। The preliminary inquiry into a complaint case is generally conducted by magistrate. In cases triable by the court of session, the magistrate must commit the case to the sessions court. When a person dies under suspicious circumstances, the magistrate may be called upon to hold an inquest. 174 and 1 to 176. During trial, if an accused admits guilt voluntarily, the magistrate may convict on admission. Section 243. When he pleads guilty, इसका प्रोसीजर क्या है? He is to be issued show cause notice. A magistrate's power to investigate a nuisance complaints includes the ability to issue conditional order. मैंने जो बताया आपको 133 में कंडीशनल ऑर्डर निकालेगा, वो पहले तो वन कंडीशनल निकालेगा ना कि जनाब ये आप रिमूव करें, और अगर कंप्लाई विथ नहीं करता तो एब्सोल्यूट। If multiple punishments are awarded at a single trial, a magistrate must ensure that they do not exceed the limit of his sentencing powers. For habitual offenders, magistrate may order इस्लाम एडवोकेट का मर्डर हो गया, अभी वो बता रहे हैं, आई डोंट नो, फोन आई है कहीं से, बात चल रही है। इफ इट इज करेक्ट वी आर गोइंग लाइव, आई डोंट नो, लेकिन ही हैज जस्ट इन्फॉर्म। बड़ी A magistrate may inspect the location related to an ongoing trial to aid judicial fact finding. इसको कंक्लूड करते हैं 30 पे, और फिर when no clear evidence is found in police investigation, the magistrate may order a reinvestigation. Before trial, the accused must be supplied with copies of relevant documents and statements. In case of a public nuisance, the magistrate may issue an order to stop the nuisance from recurring. To maintain order, magistrates may act to prevent repetition of unlawful acts. A magistrate may require affidavit in support of application to establish credibility. A first-class magistrate empowered by the government may hear appeals from second and third class magistrates. ये तो ये नहीं वो होगा, क्योंकि ये वो है उसमें executive magistrates के हवाले से। Magistrates are bound to act within their territorial jurisdiction and conferred powers. Powers to investigate and inquire are generally granted to magistrate through gazetted notification CRPC provisions. If a person commits an offense outside the local limits, but is